नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो दोस्तों, इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 विज्ञान, जिसमें पहला पाठ हमारा है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त किया है। दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे संक्षारण या कोरोजन संक्षारण या कोरोजन पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्न उठता है संक्षारण क्या है, इसे रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं, और इसको पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे तो दूसरी हेडिंग हमारी होगी, वह होगी विकृत गंधिता। क्या होगी? विकृत गंधिता। ये दोस्तों हमारी दूसरी हेडिंग होगी, गंधिता। ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी दोस्तों। तो हमने इस बात को समझा, हमें ये भी पढ़ना है दोस्तों। आइए हम बात न करते हुए, समय खराब न करते हुए पढ़ते हैं कोरोजन या कोरोजन अथवा संक्षारण। दोस्तों, ये क्या होता है, आइए हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो आप कहोगे, जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। जब किसी धातु को हम खुला छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, या मान लो अधिक दिनों के लिए, तो यह धातु करती क्या है? यह धातु दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया करती है। मतलब जो हवा होती है, हवा में ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेती है। ऑक्सीजन से दोस्तों क्रिया कर लेती है, और इसकी मतलब इस धातु के ऊपर एक लाल अथवा भूरे रंग का, इस धातु के ऊपर एक लाल अथवा भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। तो आपने ये देखा, यही प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। और होता क्या है दोस्तों संक्षारण में कि धातु धीरे धीरे खराब होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी धातु नष्ट हो जाती है। दोस्तों, यही क्या कहलाता है? यही पूरा प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। तो आप कहोगे कि संक्षारण वह प्रक्रिया है, संक्षारण ऐसे लिख सकते हैं आप, संक्षारण वह प्रक्रिया है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को जब हम कुछ दिन के लिए दिन अथवा दिनों कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो वह धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख देंगे हम O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन का सूत्र है। ऑक्सीजन अथवा ऑक्सीजन कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं नमी, मतलब पानी। ऑक्सीजन, नमी अथवा कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायनों से क्रिया कर लेती है। रसायनों से क्रिया कर लेती है और धातु का क्षरण होने लगता है, धातु का क्षरण का अर्थ यहाँ पे होता है धातु नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। ब्रैकेट में लिख दो, नष्ट होने लगती है, क्षरण होने लगता है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। तो आपने कहा कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें जब हम किसी धातु को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो वह धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन अर्थात O2 अथवा नमी अथवा रसायनों से अभिक्रिया कर लेती है, और धातु का क्षरण होने लगता है, धातु नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रम को हम संक्षारण कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने परिभाषा देखा, आइए हम देखते हैं
कि संक्षारण के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। अगर हमसे कोई कहेगा कि संक्षारण को उदाहरण सहित समझाओ, तो दोस्तों आप कैसे समझाओगे? आइए हम समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। दोस्तों, संक्षारण का जो पहला उदाहरण है वह है लोहे पर जंग लगना। क्या है दोस्तों पहला उदाहरण? लोहे पर जंग लगना या लोहे में जंग लगना। ये हमारा पहला उदाहरण है किसका? संक्षारण का। आइए दोस्तों हम इसको, क्योंकि हम इस समय पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, तो इसको हम अगर बिना समीकरण के पढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बात अधूरी रह जाती है। कोई हमसे पूछ लिया कि जंग अर्थात मूर्छे का सूत्र क्या है, तो फिर हम कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए पहले आइए हम इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे हमारी धातु है, मान लीजिए Fe। क्या है धातु हमारी? Fe मतलब ये लोहा है। और अब इसने क्या किया? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो ऑक्सीजन का क्या हम लेंगे? यहाँ पर 3 अणु लेंगे। दोस्तों रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी। फिर सुनिएगा, यहाँ पर हमने लिया है आयरन, और आयरन के कितने? तो 4 यहाँ पे भाग हैं, मतलब अणु है। और यहाँ पर कहोगे ऑक्सीजन का 3 अणु है। दोस्तों ये रिएक्शन करके बनाएगा 2Fe2O3, ये बना लिया। और इसे ही हम कहते हैं जंग अथवा मूर्छा। क्या कहते हैं? मूर्छा। ये अवधी भाषा अथवा घरेलू भाषा में बोलते हैं जंग अथवा मूर्छा। और यही है आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है, ये सूत्र रासायनिक था आपका। तो आपने देखा संक्षारण का पहला उदाहरण लोहे पर जंग लगना। दोस्तों आपने इसको समझा, और इसमें होता क्या है कि लोहे को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं या लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जंग या मूर्छा कहते हैं। पहला उदाहरण आपने समझा। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि चांदी के बने आभूषणों का। दूसरा उदाहरण है दोस्तों चांदी के बने आभूषणों का काला पड़ जाना। ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास दूसरी संक्षारण से संबंधित महत्वपूर्ण बात है या रिएक्शन है, उदाहरण है, जो भी आप कहिए, तो वो क्या है? चांदी के बने आभूषण का काला पड़ जाना। आइए दोस्तों समझते हैं कैसे। तो सूत्र क्या होता है चांदी का? चांदी का सूत्र होता है Ag सिल्वर, और यहाँ पे कितना रहेगा? 2Ag। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब ये दोस्तों रिएक्शन जब करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पर बना लेगा आपका सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएगा दोस्तों? सिल्वर सल्फाइड। तो बनाएगा Ag2S। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था? Ag 2 बार था, Ag 2 बार हो गया। यहाँ पर यस है, यस भी 2 बार हो गया। प्लस क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। तो आप कहोगे जो चांदी से बने आभूषण होते हैं दोस्तों, जो चांदी से बने हुए आभूषण होते हैं वे हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेते हैं, तब ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जिसका रंग काला होता है। इसी कारण से दोस्तों जो चांदी के आभूषण बने होते हैं वे काले रंग के हो जाते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। दोस्तों हमने इसका दूसरा उदाहरण देखा। आइए हम देखते हैं इसके और कौन कौन से उदाहरण हैं। दोस्तों संक्षारण का जो हमारा तीसरा उदाहरण है वह है एल्यूमीनियम के बर्तनों अथवा धातुओं, जो मतलब एल्युमिनियम से बने उपकरण होते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे बर्तन। एल्युमिनियम के बर्तनों की चमक कम होना। दोस्तों इसको हम समझा देंगे, आप परेशान ना होइए राइटिंग को देखकर। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा उदाहरण हमारा लिया गया है एल्युमिनियम के बर्तन की चमक कम होना, अथवा जो एल्युमिनियम होती है उस धातु की चमक कम होना। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब ये हमारा तीसरा उदाहरण है। तो पहले हम लेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सूत्र क्या है दोस्तों? वो होता है आपका Al।
मतलब ये हमारा हो गया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम क्या करता है दोस्तों, रिएक्शन करेगा वायु से। एल्युमिनियम क्या करेगा दोस्तों, रिएक्शन करेगा वायु से। एल्युमिनियम यहाँ पे कई बार है दोस्तों, 4 बार है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे Al2 कर दो और O3 कर दो दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे O कई बार है, 6 बार है। 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ पर Al कितनी बार है दोस्तों, 4 बार है। जब ये मिलाएगा तो बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को बना लेता है। इसी कारण से दोस्तों क्या होता है, एल्युमिनियम से बने बर्तन अथवा जो भी उपयोगी वस्तुएं होती हैं उनका रंग कम हो जाता है, उनका जो रंग होता है उतर जाता है, हल्का पड़ जाता है। यही कारण है दोस्तों, क्योंकि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती हैं। दोस्तों अगला उदाहरण हमारा है चौथा, तांबा अथवा कॉपर। तांबा अथवा कॉपर, तांबा अथवा कॉपर के जो सामान होते हैं या बर्तन होते हैं, बर्तन लिख दीजिए यहाँ पे, बर्तन, उनकी सतह पर बात करें तो एक हरे रंग की लेयर, एक हरे रंग की परत बन जाती है। के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात समझिएगा, तांबा अथवा कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की परत जम जाती है या चढ़ जाती है। दोस्तों यह भी जो प्रक्रम होता है वह संक्षारण के कारण ही संपन्न होता है। तो दोस्तों हमने इस बात को देखा, आइए हम उदाहरण सहित समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख दो इसे Cu। ये हमने कॉपर को लिख दिया दोस्तों। अब इसकी हम जो रिएक्शन कराएंगे वह होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, H2O से होगा और ऑक्सीजन से होगा। तो ऐसे यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, ये हमारा है CO2। दोस्तों फिर समझिएगा, फिर से बढ़िया से समझो, ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन, ये है पानी और ये है CO2 गैस। ये सभी आपस में मिलकर के रिएक्शन करते हैं दोस्तों, और बनाता क्या है आपका, बनाता है दोस्तों यहाँ पर Cu, मतलब कॉपर हो गया, और उसके बाद कॉपर के बाद बनाएगा CO3। दोस्तों ये रिएक्शन यहाँ से बन रही है आपकी, क्योंकि CO2 है यहाँ पर और पानी का एक ऑक्सीजन निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, Cu यहाँ पे है और CO मतलब Cu, तो Cu यहाँ चला आया, CO2 है, एक ऑक्सीजन निकला तो CO3 बन गया। इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट ये बना लिया। उसके बाद दोस्तों अब क्या बनेगा, तो अब बनेगा दोस्तों यहाँ पे Cu आपका फिर से रहेगा, 2 बार रहता है दोस्तों। अब यहाँ पे बनेगा प्लस Cu, देखिए ये दोस्तों यहाँ पे 2 बार है, और क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है। तो ऐसे बना लेगा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बना लिया दोस्तों। देखिए ये रिएक्शन आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी दोस्तों। ये है कॉपर के 2 अणु, ऑक्सीजन है आपका, और ये जल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दोस्तों जब कॉपर इन सभी से क्रिया करता है तो बनाता है कॉपर कार्बोनेट और बनाता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोस्तों यहाँ पर जो मतलब ये जो बने होते हैं दोस्तों, ये इकट्ठा बने होते हैं, सब लोग ये इकट्ठा बने होते हैं। और चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख दो, मैं इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, बात वही होगी ये। तो ये सभी इकट्ठा बने होते हैं, और इकट्ठा बने होने के कारण इनका रंग हरा होता है। इकट्ठा बना होने के कारण क्या होता है, इनका रंग हरा होता है ये। और हरा रंग होने के कारण क्या होता है, जो कॉपर का बर्तन होता है या तांबे का बर्तन होता है उस पर कुछ समय बाद हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। यही कारण है दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों के संयोजन से पदार्थ जो बनता है वह हरे रंग का होता है। इसी कारण से जो तांबा अथवा कॉपर के बने बर्तन होते हैं उस पर एक हरी रंग की परत चढ़ जाती है। तो दोस्तों हमने देखा किसको, विस्तारपूर्वक संक्षारण को। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि संक्षारण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं। संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय दोस्तों, संक्षारण के रोकने के उपाय यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला उपाय होगा वह होगा कि धातु को या धातुओं
धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तेल अथवा आप लिख दोगे ग्रीस अथवा पेंट लगाते हैं जिससे हमारी धातु जल्दी से क्षरित नहीं होती है, जल्दी से खराब नहीं होती है। दोस्तों पहला पॉइंट हमारा क्या है कि धातुओं को संक्षारण से रोकने के लिए धातुओं में क्या लगाते हैं दोस्तों, धातुओं के ऊपर जो परत होती है उस पर तेल का लेप लगा देते हैं, ग्रीस का लेप लगा देते हैं या पेंट लगा देते हैं, तो हमारी धातु जल्दी से खराब नहीं होती है, संक्षारित नहीं होती है। दोस्तों जो हमारा अगला तरीका है कि हम संक्षारण से धातु को कैसे रोकें, तो दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं कि एक धातु की परत पर या एक धातु पर, सीधा से लिख दीजिए, एक धातु पर दूसरी धातु की परत विद्युत लेपन प्रक्रम द्वारा विद्युत लेपन प्रक्रम द्वारा चढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि अगर हमें धातुओं को संक्षारित होने से बचाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, एक धातु की परत के ऊपर अथवा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाते हैं, उस प्रक्रम को हम विद्युत लेपन कहते हैं। और दोस्तों इसी कारण से या इसी के द्वारा हमारी धातु जल्दी से क्षरित अथवा खराब नहीं होती है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रक्रम है वो देखिए दोस्तों, कि जो तीसरा तरीका हमारा है कि धातु में क्षरित ना हो, उसके लिए क्या करते हैं कि एक धातु से कोई भी सामान नहीं बनाते हैं। दोस्तों एक धातु से कोई भी सामान नहीं बनाते हैं, मिश्रित या धातुओं में क्या करते हैं दोस्तों, धातुओं में हम कई सारी धातुओं को मिलाते हैं और मिश्रित धातु का निर्माण करते हैं। धातुओं में कई सारी धातुओं को मिलाते हैं, मिलाकर मिश्रित धातु का निर्माण करते हैं। मिश्रित धातु का निर्माण करते हैं और इससे बने बर्तन जल्दी से क्षरित नहीं होते हैं। दोस्तों अगला हमारा तरीका है संक्षारण से बचाने के लिए। मान लीजिए लोहे से बना कोई बर्तन है, लोहे से बने बर्तन अथवा वस्तुओं को जिंक के पिघले हुए बर्तन को, मतलब जो होता है आपका वह बर्तन अथवा वस्तुओं को जिंक के पिघले हुए भाग में या अवस्था में डुबाते हैं। इस कारण से दोस्तों जो लोहे की धातु होती है उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ जाती है और दोस्तों हमारी लोहे की धातु जल्दी खराब नहीं होती है। तो दोस्तों हमने देखा संक्षारण को विस्तार पूर्वक, आइए हम समझते हैं इसके आगे। दोस्तों हमारे सामने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी हेडिंग है ये दोस्तों, विकृत गंधिता। दोस्तों हेडिंग क्या है, विकृत गंधिता। इसे हम कहेंगे रेनसिडिटी कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। आइए समझते हैं कि विकृत गंधिता का मतलब क्या है, विकृत गंधिता होती क्या है। दोस्तों इससे बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक बात करेंगे, जो खुले मतलब जो खाने पीने वाले सामान होते हैं या खाद्य सामग्री होती है और हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्रायः तेल अथवा वसा से बने होते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं, फिर सुनिएगा,
कि जो खाद्य सामग्री होती है, अब बात उनकी हो रही है जो वसा और तेल से मिलकर बने होते हैं। यदि हम इन्हें खुला छोड़ दें, कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो घंटे 2 घंटे तो लगभग ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा तेल और वसा है ये वाष्पशील पदार्थ होते हैं। ये तेल और वसा हमारा क्या है, वाष्पशील पदार्थ होते हैं। और वाष्पशील प्रकृति के होने के कारण इनमें क्या होता है, इनमें दोस्तों ये व्यवस्था आ जाती है कि इनका ऑक्सीकरण होने लगता है। जब दोस्तों इनका ऑक्सीकरण होता है तो आप देखोगे कुछ समय बाद कि ये जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, उसका क्या होता है दोस्तों, उसका स्वाद बदल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी खाद्य सामग्री है उसमें एक विशिष्ट दुर्गंध आने लगती है, एक प्रकार की या विशिष्ट गंध आने लगती है। और दोस्तों जो हमारा ये पदार्थ होता है ना, ये खाने लायक नहीं रह जाता है, अर्थात ख़राब हो जाता है। हमारी जो सामग्री होती है वह ख़राब हो जाती है। ऐसे लिख लीजिए, खाने योग्य नहीं रहती, अर्थात दोस्तों नहीं रहती, अर्थात खराब हो जाती है। इसी संपूर्ण प्रक्रम को हम दोस्तों क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों अभी आपको समझ में कम आया होगा क्योंकि हम लिख भी रहे थे और आपको समझा भी रहे थे। आइए दोस्तों हम विस्तार से समझते हैं विकृत गंधिता है क्या। तो आप कहोगे कि जब हम किसी खाद्य सामग्री को जो प्रायः तेल और वसा से मिलकर बने होते हैं, जब हम किसी खाद्य सामग्री को जो प्रायः तेल और वसा से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम खुला छोड़ देते हैं। और एक बात हमें पता है कि तेल और वसा वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। इसी कारण से दोस्तों तेल और वसा का ऑक्सीकरण होने लगता है। जब तेल या वसा का ऑक्सीकरण होने लगता है दोस्तों तो इनका स्वाद बदल जाता है, तो इनका जो स्वाद होता है वो बदल जाता है और इस खाद्य सामग्री में एक विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है। इस खाद्य सामग्री में दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है, जिसके कारण यह हमारी खाद्य सामग्री खाने योग्य नहीं रह जाती है। खाने योग्य दोस्तों नहीं रह पाती है और यह खराब हो जाती है। दोस्तों इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों इसी प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या हैं और इससे जुड़े हम विभिन्न तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय विकृत गंधिता को रोकने के उपाय की हम बात दोस्तों करेंगे। तो दोस्तों विकृत गंधिता को रोकने के उपाय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है वह आता है कि जो हमारी खाद्य सामग्री होती है उसे वायुरोधी पात्रों में भर कर रखना चाहिए। जो हमारी खाद्य सामग्री होती है दोस्तों उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे वायुरोधी पात्रों में भर कर रखना चाहिए। इससे हमारे जो पदार्थ होते हैं वो जल्दी से
खराब नहीं होंगे, विकृत गंधिता का गुण उनमें नहीं आएगा। दोस्तों अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, खाद्य पदार्थों को सीधा सूर्य के संपर्क में न लाएं। खाद्य पदार्थों को सीधा अथवा सूर्य के संपर्क में न लाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों तीसरा हमारा उपाय है विकृत गंधिता से भोज्य पदार्थों को रोकने के लिए, वह हमारा है कि भोजन में यह जो खाद्य सामग्री होती है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायनों को मिलाने से भी, उसमें कुछ विशिष्ट रसायनों को भी मिलाने से हमारा खाद्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होता है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से रसायन है जिसको मिलाने से हमारा खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। दोस्तों वो है BHT। अब आप कहोगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका नाम जो है दोस्तों ब्यूटिलेटेड इसका नाम है दोस्तों ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टायलून। दोस्तों ये क्या है, ये एक प्रकार का दवा है, रसायन है, जिसको हम खाद्य पदार्थ में मिला देते हैं तो हमारा खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे BHA। दोस्तों इसका नाम क्या है, देखिए इसको भी समझ लीजिए। तो आप कहोगे इसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये है दोस्तों, अगर इन रसायनों को आप खाद्य पदार्थ में मिला देते हैं तो आपका खाद्य पदार्थ जो होता है दोस्तों वह जल्दी से ख़राब नहीं होता है और अधिक समय तक आपका सुरक्षित रहता है। अगला प्रक्रम क्या है दोस्तों, अगला प्रोसेस ये है कि जो खाने वाली पदार्थ होते हैं, खाने वाली सामग्रियाँ होती हैं, यहाँ लिख दीजिए खाद्य सामग्री, उसमें से हम हवा को निकाल लेते हैं। जो मतलब पैकेट में बंद करते हैं, कोई मान लो आलू के चिप्स हो गए या पापड़ हो गए या जो भी पदार्थ होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, जब उन्हें हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान देते हैं कि ऑक्सीजन को उसमें से बाहर कर देते हैं। उसमें से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को उसमें से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन जब बाहर चली जाती है दोस्तों तो वहाँ पर N2 गैस भर देते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात समझा है, फिर सुन लीजिएगा। आप कहोगे खाद्य पदार्थ को, जैसे आलू के चिप्स या पापड़ हो गए, उनको जब हम पैकेट में भरते हैं या पैकेटों में भरते हैं तो ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे उस पदार्थ का जल्दी से विकृत गंधिता का गुण, उस पदार्थ में जल्दी से विकृत गंधिता का गुण नहीं आता है दोस्तों। तो हमने इस बात को समझा। दोस्तों यही सारे प्रक्रम हैं पदार्थ को विकृत गंधिता से रोकने के लिए, उपाय करके हम पदार्थ को विकृत गंधिता से हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो आप कहोगे कि विकृत गंधिता को अगर रोकना है तो हमें निम्न उपाय करना पड़ेगा, जैसे खाद्य सामग्री को वायुरोधी पात्रों में भरकर रखना होगा। दूसरा तरीका है खाद्य पदार्थों को सीधा सूर्य के संपर्क में न लाएं। तीसरा है खाद्य पदार्थों में कुछ विशिष्ट रसायनों को मिला देंगे तो हमारा यह खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा, जैसे BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टायलून, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अगला जो प्रोसेस है, खाद्य सामग्री को जब पैकेट में भरते हैं दोस्तों तो ऑक्सीजन गैस को हम बाहर निकाल देते हैं और जो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है उसको हम उसमें इंटर कर देते हैं, मतलब भर देते हैं। तो इससे हमारा खाद्य पदार्थ आसानी से खराब
नहीं होता है दोस्तों एक तरीका और है कि हमारा खाद्य पदार्थ आसानी से ख़राब ना हो, तो दोस्तों उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे खाद्य सामग्री होती है, खाद्य पदार्थ होता है उसे हम फ्रिज या शीतलक बर्तनों में भी भर कर रख सकते हैं, या रख देंगे तब भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा तरीका है वह है कि यदि हम खाद्य पदार्थ को किसी फ्रिज में अथवा ठंडे उपकरण वाले बर्तनों में भर कर रख देंगे तो हमारा यह पदार्थ जो खाद्य पदार्थ है वह जल्दी से ख़राब नहीं होगा और कुछ समय के लिए आपका सुरक्षित बना रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा विकृत गंधिता को विस्तार पूर्वक, साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पर संचरण को विस्तार पूर्वक। दोस्तों आज की वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं, और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों तो वीडियो में आपको लगेगा कि हमने कोई वीडियो देखा है जो हमारे काम का है। तो बात न करते हुए दोस्तों वाणी विराम देते हैं, अगले भाग में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।